नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान। प्राइम टाइम की शुरुआत करेंगे रेल हादसे की खबर के साथ। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी इलाके के मैनगुड़ी में बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत और करीब 40 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया है। ये ट्रेन राजस्थान के बीकानेर से असम के गुवाहाटी जा रही थी। इसी बीच मैनगुड़ी पार करते समय यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस प्रशासन समेत जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। राहत कार्य फौरन शुरू कर दिया गया। हादसे के शिकार लोगों को ट्रेन की बोगियों से निकालने के बाद स्थानीय अस्पतालों में भेजा गया। घटना शाम करीब 5:15 बजे की है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन हादसे में मृतकों के परिजन के लिए 5 लाख, घायलों को 1 लाख और मामूली रूप से जख्मियों को 25,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। मंत्री अश्विनी वैष्णव शुक्रवार सुबह दिल्ली से घटनास्थल के लिए रवाना भी होंगे। एक्सीडेंट जो है, हम S1 में थे, हमारा डिब्बा तो बच गया है। बाकी अचानक जब मैंने हम धक्का लगा तब हम देखे हैं हल्ला मच गया है, भगा दौड़ी हो गया है। तो नीचे उतर के देखा तो आगे का सारा डिब्बा 8-10 डिब्बा गिरा हुआ था और बाकी हालत ख़राब था, आदमी मैंने गिरा पड़ा। और अब बात करेंगे सियासी खबर की। खबर लखनऊ से है। यूपी बीजेपी में इस्तीफों का दौर जारी है। चुनाव से पहले बीजेपी का 10वां विकेट गिरा है, यानी 10वां इस्तीफा बीजेपी की तरफ से हुआ है। आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने पार्टी छोड़ दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बहुत करीबी बताए जाते हैं धर्म सिंह सैनी। यूपी में अब तक 3 मंत्री और 7 विधायक पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। कुल 10 विधायक अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। इनमें 3 मंत्री शामिल हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी पार्टी छोड़ दी है। 3 मंत्री, 7 विधायकों ने पार्टी का साथ अब तक छोड़ दिया है। जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है उनमें स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, अवतार सिंह भड़ाना, बाला प्रसाद अवस्थी, मुकेश वर्मा, ब्रजेश प्रजापति, रोशनलाल वर्मा, भगवती सागर, धर्म सिंह सैनी, विनय शाक्य और बाला प्रसाद अवस्थी शामिल हैं। 10 विधायक, इनमें 3 मंत्री शामिल। वहीं यूपी बीजेपी में मची भागम भाग पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में चुनाव के समय दल बदलना एक सामान्य घटना है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। देखिए, जिनको टिकट नहीं मिलने की संभावना है वो लोग वहाँ से जा सकते हैं। मुझे कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा होता रहता है। देखिए, सबसे ज़्यादा विधायक हमारे पास हैं वहाँ पर। निश्चित रूप से हम कुछ विधायकों के टिकट काटेंगे, उनको पहले सूचना दे दी तो वो दूसरे दल में जाएंगे ही। और जहाँ तक भाजपा की शक्ति का सवाल है, आज बहुत ताकतवर है भारतीय जनता पार्टी और हमारा विश्वास है कि वापस जिस प्रकार पिछली बार 325 सीट आई थी उसी प्रकार 325 सीट आएगी। इस प्रकार के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। प्रियंका गांधी ने 125 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इनमें 50 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। ज्यादातर वो महिलाएं हैं जो किसी न किसी तरह से योगी शासनकाल के दौरान प्रताड़ना का शिकार हुई हैं। इनमें उन्नाव रेप पीड़िता की मां भी शामिल है। प्रियंका गांधी ने बताया कि कांग्रेस के उम्मीदवारों में महिलाओं के साथ साथ कुछ पत्रकार, अभिनेत्री और समाज सेवी भी शामिल हैं। बड़े नामों की बात करें तो सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद को तो टिकट मिला है। साथ ही उन्नाव से कांग्रेस ने आशा सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा NRC CAA के खिलाफ आंदोलन करने वाली सदफ जाफर को भी उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा पूनम पांडे को टिकट मिला है, वो आशा वर्कर हैं। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। हमने प्रयास किया है कि
संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। प्रियंका गांधी का बयान सामने आया है और उनके भाई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का एक ट्वीट सामने आया है। यूपी में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने पर उन्होंने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है, उन्नाव में जिनकी बेटी के साथ बीजेपी ने अन्याय किया, अब वो न्याय का चेहरा बनेंगी, लड़ेंगी, जीतेंगी। ये वो ट्वीट है जो राहुल गांधी ने किया है। उन्नाव में जिनकी बेटी के साथ बीजेपी ने अन्याय किया, वो न्याय का चेहरा बनेंगी, लड़ेंगी, जीतेंगी। आपको बता दें कि उन्नाव रेप पीड़िता की मां को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। 14 जनवरी से मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस नया कैंपेन लॉन्च करने जा रही है। यूपी की तर्ज पर यहां भी लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा बुलंद किया जाएगा। साथ ही जिलों में हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस में ही सवाल भी उठने लगे हैं। देखिए पूरी खबर। एमपी में भी कांग्रेस का नया आगाज। यूपी के कैंपेन की होगी यहां शुरुआत। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा, सॉफ्ट हिंदुत्व का भी सहारा। जो यूपी में हमारी मार्गदर्शक आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने चालू किया है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस अभियान की व्यापक रूप से शुरुआत मध्य प्रदेश के हर जिले में होने जा रही है 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन। प्रियंका गांधी के नारे और कमलनाथ के आराध्य हनुमान के सहारे के साथ 2023 में कांग्रेस बड़ा सियासी धावा बोलने जा रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व दिखा था, लेकिन इस बार नारी के लिए एक नया नारा भी है। खास बात यह भी है कि कांग्रेस का संभवतः ये पहला कैंपेन है जो हनुमान चालीसा के पाठ के साथ शुरू होगा। महिला कांग्रेस प्रदेश के सभी जिलों में हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। 14 जनवरी को दोपहर 3 बजे से सभी जिला मुख्यालयों पर चालीसा का पाठ होगा। राजधानी भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इसी दिन महिला कांग्रेस के लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान की शुरुआत होगी। सबसे पहले तो यहाँ पे हम मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देंगे और यहाँ की सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे, उसके लिए हनुमान चालीसा का हमने यहाँ पे पाठ रखा है, जो एक महिलाओं को सशक्त बन के आवाज़ उभरे। महिलाएं इससे लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस के द्वारा कल यहाँ पे माननीय अर्चना जायसवाल जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे आगाज करेंगे। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं है कि कुछ नेताओं को हनुमान चालीसा पाठ करने से परहेज भी है और इसके संकेत भी मिल रहे हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी से जो बाहर होगा, वो आइडियोलॉजी से बाहर होगा तो वो पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस की आइडियोलॉजी तो सर्वधर्म की है। जो मैंने पढ़ा है कांग्रेस के जो बायलाज हैं, जो कांग्रेस का इतिहास है, वो इतिहास जिससे हम लोग प्रभावित होकर कांग्रेस में आए, वो इसीलिए तो आए कि कांग्रेस सबको लेके चलना चाहती है। अब जो लोग करते, देखिए मैंने कहा जैसे सूर्य नमस्कार एक मुद्दा आया था, मैंने उस पर कहा था कि सूर्य नमस्कार ऑप्शनल होना चाहिए, हम पर उसको कोई एतराज़ नहीं है। तो अगर कांग्रेस के सदस्य करते हैं तो मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुस्लिमों पर बंधन नहीं होना चाहिए। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ यूपी कांग्रेस का नारा है। इस नारे को प्रियंका गांधी की सोच और पीड़ित महिलाओं की आवाज के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में इस कैंपेन को लॉन्च करके कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ने की कोशिश में है। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने सबसे पहले स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण देकर ये सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के हित में काम करने वाली सरकार है। कांग्रेस तो अब कह रही है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ये काम कर रही है और करती रहेगी। राजनीति के जानकारों की माने तो एमपी में कांग्रेस प्रियंका फैक्टर को भुनाने की तैयारी में है, लेकिन यहाँ सॉफ्ट हिंदुत्व भी साथ साथ चलेगा। वैसे भी कमलनाथ की हनुमान भक्ति भी किसी से छिपी नहीं है। वैसे कुछ नेताओं को हनुमान चालीसा पाठ करने से परहेज भी है। जो भी हो, लेकिन इस द्वंद्व को साथ लेकर भी कांग्रेस एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी में तो है ही। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।
मध्य प्रदेश बीजेपी की महिला विंग यूपी में प्रियंका के लड़की हूं लड़ सकती हूं का जवाब देगी। बीजेपी महिला मोर्चा की 40 महिला कार्यकर्ता यूपी के लिए रवाना हुई हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस पर निशाना भी साधा है। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी भी इस बार अलग तरह से सक्रिय नजर आ रही हैं और वहीं बीजेपी भी इस बात को समझ रही है। इसीलिए प्रियंका गांधी को जवाब देने के लिए एमपी से महिलाओं को बुलाया गया है, जिसके लिए महिला मोर्चा की अध्यक्ष माया नरोलिया के नेतृत्व में 40 महिलाओं का दल गया है। बीजेपी की ये महिलाएं शिवराज सरकार की चलाई जा रही योजनाओं का भी बखान करेंगी। मध्य प्रदेश की सरकार ने ये किया है, ये बताने के लिए हमको प्रसन्नता होती है और निश्चित रूप से उस पर असर भी पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में चूंकि गए तो उत्तर प्रदेश में खुद माननीय योगी जी ने जो काम किए हैं वही पूरे देश को बताने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने जिस चुनौती के साथ उत्तर प्रदेश को संभाला है, संवारा है, बढ़ाया है, तो हम जाकर के वहाँ केवल चुनाव में हम वहाँ के प्रत्याशी की मदद कर सकें, सहयोग कर सकें और भारतीय जनता पार्टी का कमल उत्तर प्रदेश में दोबारा से खिले। हमारी प्रदेश की अध्यक्ष बहन माया नारोलिया जी के नेतृत्व में 40 से अधिक महिलाएं यहाँ से गई हैं और वहाँ जाकर के जो उनके क्षेत्र तय हुए हैं उन क्षेत्रों में वो बहनें वहाँ काम करेंगी। प्रियंका जी को आज याद आया है, पर मैं उनको याद दिला दूं, मुझे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो स्वयं शक्ति हूँ। तो जो शक्ति है, स्वरूपा है, उसको क्या लड़ना सिखाना, वो तो उसके अंदर निहित है। आपको आज याद आ रहा होगा, अच्छी बात है, याद कर लीजिए। लेकिन हमारे लिए महिला हमेशा सम्मान का विषय रही है, लड़ने का विषय नहीं है वो। कांग्रेस पार्टी प्रियंका की सक्रियता से उत्साहित है और जिस तरह से पहली सूची में 50% महिलाओं को टिकट दिया गया है, उससे पार्टी को लगता है कि एमपी बीजेपी की महिलाएं कुछ नहीं कर पाएंगी। मध्य प्रदेश की महिलाएं वहां जाकर अगर काम कर रही हैं तो उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी जी का ग्राफ उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, वहां की जो महिलाओं का आकर्षण उनके साथ है, जितने युवा युवती उनके साथ जुड़ रहे हैं। अभी एक हाल ही में उन्होंने जो एक रैली करी, उसमें जिस संख्या में वहाँ पर महिलाएं उपस्थित हुई, तो भारतीय जनता पार्टी के सभी राजनीतिक दलों में हलचल मची हुई है। और जहाँ भी प्रियंका गांधी जा रही हैं वहाँ पर उनके साथ काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग। तो भारतीय जनता पार्टी में एक डर तो है महिलाओं को लेकर कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं कहीं भटक ना जाएं। यूपी का चुनाव सभी के लिए खास है, इसलिए हर दल की अपनी रणनीति है। लेकिन यूपी चुनाव में बीजेपी की महिलाओं का दल क्या प्रभाव छोड़ता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। यूपी के चुनाव सियासत की नई तस्वीर लिखेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मध्य प्रदेश से महिलाओं की टीम बुलाई गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से वहां तमाम दलों की सक्रियता नजर आ रही है, क्या बीजेपी वहां कुछ नया कर पाएगी? आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसलू, भोपाल। जिंदा दिलों के लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है। ऐसे ही एक जिंदा दिल इंसान आशीष गलगले ने 50 साल की उम्र में कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर साइकिल से तय कर दिया। उन्होंने ये कारनामा महज 27 दिनों में कर दिखाया। गुना के रहने वाले आशीष गलगले एक टीचर हैं। उन्होंने श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच 3600 किलोमीटर का सफर महज 27 दिनों में तय कर दिया। आशीष ने यह सफर किसी रिकॉर्ड के लिए नहीं, बल्कि बच्चों को पढ़ाई का संदेश देने के लिए तय किया। हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा ने उनसे खास बातचीत की। कहते हैं ना, आपका शौक कब आपके जुनून में तब्दील हो जाए ये पता ही नहीं चलता। ऐसे ही एक जुनूनी शख्स हमारे साथ हैं, जिन्होंने साइकिल चलाना एक शौक के तौर पर शुरू किया और फिर जुनून के तौर पर इस कदर उन पर हावी हुआ कि उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का सफ़र साइकिल से तय किया। आशीष गलगले जी हमारे साथ हैं। सर, एक शौक फिर एक जुनून बना और फिर आपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफ़र तय किया। सबसे पहले यही जानना चाहूँगा, सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? वैसे साइकिलिंग तो मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूँ और दिमाग में यही योजना बना के कर रहा था कि अपने को कोई बड़ा काम करना है। तो इस वाले जो कश्मीर से कन्याकुमारी की जो यात्रा की जो योजना थी, ये करीब 5-6 महीने पहले एक प्लानिंग चालू की थी। मेरे साथ एक मित्र ने भी उसमें काफ़ी मेहनत की थी और वो मेरे साथ कुछ हद तक रहे भी। फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि वो हम लोग साथ नहीं चल पाए। बहरहाल दूसरा
14 दिसंबर को कश्मीर के कटरा शहर से हमने ये राइड स्टार्ट की थी और योजना ये थी कि 12 दिसंबर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर इस राइड का समापन कन्याकुमारी में किया जाए। पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रहीं कि ये राइड मैंने अपने जो समय था उससे 3-4 दिन पूर्व ही ख़त्म कर दी। चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक के साथ एक खिलाड़ी शिक्षक भी हूँ, तो मेरी ये नैतिक मेरा दायित्व बनता है कि मैं कोई ऐसा मैसेज अपने आसपास के लोगों को दूं जिससे वो प्रभावित हों और उस चीज़ को करें। मैसेज मेरा ये भी रहा कि बच्चे अपनी शिक्षा पूरी करें। बहुत ही अच्छी बात कही कि शिक्षा पूरे करना बहुत ज़रूरी है, एक संदेश आपने दिया है। लेकिन एक टीचर के तौर पर बच्चों को पढ़ाते हुए एक साइकिल का शौक और फिर जुनून बन गया, कई परेशानियां आपको आई होंगी इतना लंबा सफ़र तय करने में। आपकी उम्र भी करीब 50 साल बता रहे हैं आप। जी, 50 के नज़दीक है। दूसरा, परेशानियां तो सभी कामों में आती हैं, क्योंकि बिना परेशानी के यदि कोई कार्य किया जाए तो वो कार्य का ना तो आनंद आएगा आपको, ना आपको ऐसा एहसास होगा कि कोई कार्य किया है। तो परेशानियां तो आना भी चाहिए, क्योंकि परेशानियां जो है वो सफलता की सीढ़ी है, मेरा ऐसा मानना है। मगर वो सबके सहयोग से, सबके शुभकामनाओं से मैं आगे बढ़ता गया और अपनी मंजिल को मैंने प्राप्त की। जिस तरीके से आपने बताया सर, जो आपने शुरुआत की थी, आपने कितने दिनों का टारगेट रखा था और कितने दिनों में आपने कंप्लीट किया? योजना जो पूरा कार्यक्रम बना था तो 30 दिन का कार्यक्रम था ये, और 4 दिन आने जाने की ऐसा कार्यक्रम था। मगर ईश्वर की मर्जी और परिस्थितियाँ ऐसी थी कि ये 23 दिन की राइड और 4 दिन की रेस्ट, मतलब 27 दिन में मैंने ये पूरा एक्सपीडिशन कर लिया। अगला आपका लक्ष्य क्या है? अगला लक्ष्य, यदि अगर मुझे शासन की तरफ से मदद मिले और परिस्थितियाँ अनुकूल हो तो मैं भारत का जो क्वाड है, मतलब भारतवर्ष के हमारे चारों जो कोने हैं, उन चारों कोनों को टच करते हुए 6000 किलोमीटर की यात्रा करने का विचार है, जिसके लिए संसाधन भी चाहिए और एक बड़ी आर्थिक मदद भी, क्योंकि ये कर पाना एक साधारण काम नहीं है। साइकिल में चला सकता हूँ, मगर साइकिल चलाने के साथ जो जो ज़रूरतें हैं, जो जो व्यवस्थाएं हैं, वो उसके लिए मुझे जो है बिना सहयोग के मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। टीचर से लेकर इतना बड़ा सफ़र तय करना काफ़ी चुनौती भरा रहा है। उनका कहना है यदि सरकार मदद करे तो वो चारों जो कोने हैं उनको वो छूना चाहते हैं और करीब 6000 किलोमीटर का जो सफ़र है वो खुद तय करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। और अब बात करेंगे उस मिलन की जिसने सबकी आंखों को नम कर दिया। भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय 74 साल पहले बिछड़े 2 सगे भाइयों का बुधवार को मिलन हुआ। दोनों भाइयों का ऐसा मिलन हुआ कि दोनों सिर्फ फूट फूट कर रोए ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद बाकी लोगों की आंखें भी नम कर दीं। पाकिस्तान के फैसलाबाद में रहने वाले मोहम्मद सादिक और भारत में रहने वाले मोहम्मद हबीब आका उर्फ शैला पाकिस्तान के श्री करतारपुर साहिब में मिले। दोनों भाइयों के मिलन में सोशल मीडिया जरिया बना। दोनों पहले इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मिले, इसके बाद आमने सामने हुए। पहले तो दोनों गले लगकर रोए, फिर एक दूसरे के आंसू पोंछे। हबीब ने अपने भाई पाकिस्तानी भाई सादिक से कहा, चुप हो जा, शुक्र है मिल तो लिए। हबीब ने अपने पाकिस्तानी भाई को यह भी बताया कि उन्होंने सारा जीवन मां की सेवा में लगा दिया। मां की देखभाल के लिए उन्होंने शादी भी नहीं की। कोई नहीं, आ जाएगी, तुम आना, अच्छे हो गए। इन तस्वीरों के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।